तो आज हम लोग देखेंगे कि NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो तुलना करेंगे तो अप्रवासी भारतीयों को NRI बोलते हैं और भारतीय मूल के व्यक्तियों को PIO बोलते हैं और विदेशी भारतीय नागरिक को OCI बोलते हैं। तो हम लोग कौन हैं? PIO। ठीक, फिर परिभाषा देखते हैं। अप्रवासी भारतीय मतलब NRI, इसकी परिभाषा जब देखेंगे तो इसमें क्या है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और भारतीय पासपोर्ट धारक होता है। मतलब NRI जो होता है वो होता तो भारत का ही है, लेकिन वो भारत के बाहर रहता है, उसे बोलते हैं NRI। उसकी अर्हता क्या होती है? तो ये भारतीय नागरिक होता है और ये जो होता है सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो भी उसको मिलते हैं और वीज़ा इसको नहीं मिलता है और मताधिकार जो होता है वो दे दिया गया है। ठीक है, फिर हम PIO के बारे में देखते हैं। तो PIO जो होता है वो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, ठीक, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसको मतलब अन्य देश की नागरिकता प्राप्त हो, जिसका पासपोर्ट धारक है। वे भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं और कोई विशेष लाभ इससे नहीं है। और फिर है इसका वीज़ा जो है वो भारतीय मूल का वो होता है और जो है ये मताधिकार जो है वो नहीं दे सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो OCI होता है, OCI क्या होता है? वो उसकी परिभाषा होती है कि एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, उसे हम बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिक। और नागरिकता की अर्हता में ये जो होता है वो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। फिर इस प्राप्त होने वाले इसको लाभ क्या है? तो एक FRRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। ठीक, और इसकी जो वीज़ा होता है वो जीवन भर वीज़ा बिना वीज़ा के आ सकते हैं जो विदेशी हैं। ठीक है, विदेशी नागरिक। और मताधिकार जो है वो नहीं होता है इसका। फिर हम देखते हैं कि ELM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। अब हम नागरिकता पढ़ेंगे। सिटीजनशिप क्या होता है? देखो, भारतीय नागरिकता, ठीक, भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार होते हैं। एक होता है जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा और चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा क्या है? भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक, तो इसके बाद में पेज नंबर ये 12 है, तो अब हम 13 पढ़ेंगे। इसमें मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारतीय संविधान के, कह रहा है कि भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं? तो ये भाग 3, ठीक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक होता है। इसके अंतर्गत जो होता है वो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। फिर संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक, फिर अगला कुछ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वो संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक,
फिर आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य उसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो ये मौलिक अधिकारों के। फिर है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, तो यह है 14 से 18, मतलब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार मतलब राइट ऑफ इक्वेलिटी से संबंधित है, तो अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, 14। फिर है जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। क्या है, जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध मतलब एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। फिर अगला है आगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त मतलब समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 14 से 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है, तो जस्टिस रोहिणी। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग पूछे क्वेश्चन कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के लिए के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, तो जस्टिस रोहिणी। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है कि संवैधानिक उपबंध क्या होता है। संवैधानिक उपबंध तो देखो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और फिर भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको क्या क्या है, पहला है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। दूसरा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। फिर है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य में अबाध सचरण एवं संचरण होना चाहिए एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया है। और फिर चौथा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद जो है 29 में। पांचवा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। ये सब दिया है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। भारत में जो रहने वाले नागरिक हैं उनको इतना अधिकार प्राप्त है। फिर अब इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में दिया है। तीसरा जीवन का अधिकार जो है वो दिया है अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार 21 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध का संरक्षण ये है 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है 25, 26, 27, 28 में दिया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है, अनुच्छेद 17 में, ठीक। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। संविधान में अस्पृश्यता जो है वो परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, ठीक। फिर है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो ये उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता मतलब इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है,
ठीक, फिर इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 में। अगला है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये 19A। ठीक, अब 14 नंबर पेज पे चलते हैं। ये देखिए, एक सेकंड, हाँ, इसमें कह रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में दिया है। 19A के बारे में हम लोग देखते हैं, ये जो दिया है, ठीक, 19A में कह रहा है 19A के मतलब 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्रदान हैं। कौन कौन सी? एक है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। 19B में है कि शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b)। फिर तीसरा है कि संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19C में। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र के अबाध संचरण अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में शामिल है। अगला है कि भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार अनुच्छेद 19E में। फिर छठा है कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) में दिया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद नंबर किस में दिया है? 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? तो 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है? तो 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षण मतलब संरक्षण कौन है? तो ये न्यायपालिका जुडिशरी। फिर हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) जो है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। फिर आगे देखें देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है संसद के मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। अगला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44A संशोधन 1978। अगला है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार की अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार। आगे है कि सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद जोड़ा गया है 15(6) तथा 16(6).
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। फिर है अगला कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम मतलब बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद। समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18। फिर स्वतंत्रता, समानता के बाद स्वतंत्रता ये 19 से 22। शोषण जो है अनुच्छेद 23 से 24। फिर धर्म की स्वतंत्रता ये 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये 29 से 30। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32। फिर हम 15 नंबर का पेज देखते हैं। देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या होता है? कह रहा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भाग 4 में। फिर भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। आगे समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। फिर देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 का। आगे भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से। अगला है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51। फिर अगला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो ये केटी शाह का है। अब हम देखते हैं कि नीति निदेशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 में है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में दिया है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) दिया है आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करना। फिर है अनुच्छेद 39 का दिया है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 का दिया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 दिया है 39 घ कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला दिया है अनुच्छेद 39 अंगा दिया है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 दिया ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 दिया है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। फिर अनुच्छेद 43 में दिया है कि नागरिकों मतलब कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब हम 43 देखते हैं। 43 दिया है कि 43 काम है कि उद्योगों के प्रबंधन में
कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खाद्य या सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 दिया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 दिया है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। फिर अनुच्छेद 47 दिया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अगला दिया है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अगला अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 दिया है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 दिया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 दिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हम 16 नंबर पेज पे देखते हैं मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। कह रहा है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ USSR। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, तो भाग जो है IV फर्स्ट मतलब 4th, ठीक है 4th में। फिर स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित। फिर भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। फिर मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है, तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। अगला है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है, तो यह नैतिक कर्तव्य। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। फिर है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है, ठीक। अगला है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 का 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, केवल नागरिकों पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 1986, तो जो भगवती को जनहित याचिका का जनक फादर ऑफ PIL कहा जाता है। फिर है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है कि देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। 6 नंबर पर है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मतलब कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं। इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। फिर अगला 11 नंबर का कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। फिर अगला है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। फिर इसके बाद में अब हम अगला पेज देखते हैं। ये कौन सा पेज नंबर था? 17 नंबर का पेज देखते हैं। राष्ट्रपति पढ़ेंगे अब हम।